सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए क्या कुछ कह रहा आपको सुनाते हैं। बंद हो गई थी। धोलियापार की चीनी मिल बहुत पहले बंद हो गई थी। कारखाने मात्र गोरखपुर में 2 लगे थे उस दौरान, 2। और आज 9 वर्ष में 300 से ज्यादा कारखाने लग गए। फर्टिलाइजर चालू हो गया, पिपराइज की चीनी मिल भी चालू हो गई। गीडा में उद्योगों की बाढ़ से आई है, नए नए उद्योग लग रहे हैं। 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश गीडा में हुआ है। 50,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी मिली है। विकास के बारे में कहना ही क्या, विकास हर स्तर पर हुआ है। आप कल कॉम्प्लेक्स बना करके खुश मत होइए, कालीबाड़ी का मंदिर भी बहुत अच्छा बन गया है। संतोष वर्मा भले कब्जा करना चाहता होगा, लेकिन कब्जा नहीं कर पाएगा। अब कालीबाड़ी के बाबा ने लाला को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। ये है चेंज। सड़कें चौड़ी हुई। पहले बिजली नहीं आती थी, आप बिजली पर्याप्त मिल रही है। आखिर प्रदेश तो वही है ना, तंत्र वही है ना, पुलिस वही है ना। सरकार आने पर कैसे चेंज लाया जा सकता है। पहले हर जिले में माफिया की समानांतर सरकारें चलती थी और नौजवानों के सामने पहचान का संकट। अब पहचान का संकट नहीं है। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाता है तो सामने वाला पूछता है कि बाबू कहां से आए हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश का बोलेंगे तो उसके चेहरे पर एक नई चमक दिखती है, वो सम्मान देते हुए दिखता है। लेकिन 17 के पहले अगर आपने उत्तर प्रदेश बोल दिया तो वो 10 कदम पीछे हट जाता था आपसे। तब आपके सामने पहचान का संकट था। आज पहचान का संकट नहीं है, आज सम्मान है। सुरक्षा भी है अपने राज्य में। आज उपद्रव नहीं, उत्सव है। आज अराजकता नहीं है, बल्कि माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनकर के व्यापारियों का और बेटियों का शासन है। वे सुरक्षित भी हैं और समृद्धि की नई ऊंचाई पे पहुंच रही है, स्वावलंबन की नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रही है। यह चेंज उसी रूप में देखने को मिल रहा है। आज एम्स भी है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज तो स्वस्थ हुआ है, एम्स भी काम कर रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, वाराणसी के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी, देवरिया के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी, कुशीनगर में, गोरखपुर में एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की नई नई सुविधाएं, ये सभी आज यहां पे चल रही हैं। और इनको आगे बढ़ाने के साथ ही शिक्षा का भी एक केंद्र के रूप में गोरखपुर विकसित हुआ है। गोरखपुर में शिक्षा का केंद्र, 4 विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में काम कर रहे हैं। आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में, ताई मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में, 3 मेडिकल कॉलेज मेडिकल की सुविधा के लिए, और बीएमएस के कॉलेज भी, आयुर्वेद के कॉलेज भी अब गोरखपुर में संचालित हो रहे हैं। यानी जब विकसित होता है इस प्रकार की चीजें, लोगों को उसके घर में उपलब्ध होती हैं। आज यहां पे नाइलेट भी है, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई भी है, और अब टाटा टेक्नोलॉजीज के माध्यम से गोरखपुर में 15 अप्रैल को भारत का जो सबसे बड़ा उद्योगपति है, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जी आ रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गोरखपुर में
यहाँ के नौजवानों। और अब हम बात करेंगे यूजीसी पर बरसी पल्लवी पटेल। तो अपना दल कामेरावादी की नेता पल्लवी पटेल जो है, सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि यूजीसी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील ही इस विनियम को डिफेंस कर पाया। अपना दल कामेरावादी की ओर से रविवार को अकबरपुर में मंडलीय समता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पटेल समेत अन्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद डॉक्टर पल्लवी पटेल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्र सरकार पर यूजीसी, जातिगत जनगणना समेत अन्य मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूजीसी 2026 पर रोक लगने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की थी, यूजीसी को इतना लचर नहीं बनाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील की इस विनियम को डिफेंस नहीं कर पाया। केंद्र सरकार ने देश को एलपीजी और डीजल पेट्रोल की लाइन में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, खराब विदेश नीति के कारण देश की जनता लाइन में खड़ी है। यूजीसी मुद्दे पर बरसती नजर आई पल्लवी पटेल। दुनिया की राजनीति में और दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर भारत को उसका वजूद देने वाला समाज है कमेरा। और ये कमेरा वो समाज है जो 64 लाख खेत खलिहानों में जब उतर जाता है तो अपने खून को पसीने में बदल करके 135 करोड़ लोगों के पेट भरने का इंतजाम कर देता है। ये वो कमेरा है जब सरहदों पे खड़ा हो जाता है तो सीमाओं के अंदर रहने वाले हर जाति, धर्म, वर्ण से ऊपर उठ करके, लिंग से ऊपर उठ करके हर इस देश के नागरिक की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित कर देता है। ये कमेरा वो समाज है जब अपनी पीठ पे बोझा ढोता है तो इस देश का वो मजबूत ढांचा खड़ा कर देता है जिसको आज भारत कहा जाता है। और उसके बावजूद इस देश का ढांचा बनाने वाला, इस देश का वजूद बनाने वाला, इस देश के खेत खलिहान से अनाज निकालने वाला, हर किसी का पेट भर देने वाला वो कमेरा समाज आज 7 दशक की आजादी के बाद इस देश में अपना वजूद ढूंढ रहा है। और अब बात करेंगे कमलेश पाठक समेत 29 पर गैंगस्टर की कार्रवाई। औरैया जिले में पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत 29 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपियों पर रंगदारी, कब्जा, चोरी, टप्पेबाजी और पशु क्रूरता जैसे मामलों को आधार बनाकर शिकंजा कसा है। आरोपों में कार में बॉस लिखवाकर दबंगई, धमकी और अवैध कब्जे में शामिल है। पुलिस के अनुसार आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। अलग अलग मुकदमों में दर्ज आरोपों के बाद डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। 8 आरोपियों पर टप्पेबाजी और चोरी के मामले भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच जारी है और उनके खिलाफ भविष्य में भी कार्रवाई की जाएगी। इस बड़े ऑपरेशन के बाद अपराध जगत और सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। पूर्व सपा के एमएलसी कमलेश पाठक पर रंगदारी, कब्जा और टप्पेबाजी के मामले और अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। लगातार आरोपियों पर पुलिस की नजर थी। पूर्व समाजवादी पार्टी के एमएलसी कमलेश पाठक समेत 29 पर गैंगस्टर की कार्रवाई अब की गई है। तो लगातार आरोपियों पर पुलिस की नजर थी। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है। उनके साथ ही 29 अन्य आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। रंगदारी, कब्जा और टप्पेबाजी के मामले दर्ज हैं। लगातार आरोपियों पर पुलिस की नजर बनी हुई थी।
उमेश अवस्थी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, कमलेश पाठक जो समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी है, उनके साथ 29 आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। लगातार पुलिस की इन पर नजर थी। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि औरैया जनपद में एक बार एक साथ 29 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है और जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश के बाद अपराधियों पर बड़ा शिकंजा जो है वो कसा गया है। वहीं आपको बता दें कि औरैया में पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक पर दूसरी बार गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। अभी 24 मार्च को उन्हें गैंगस्टर एक्ट में 6 साल की सजा हुई थी। बाकी नामदर्ज जो कई आरोपी थे उनको 5-5 साल की सजा हुई थी। वहीं आप ये दूसरी बार जो है दोबारा से गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है। वहीं पुलिस ने रंगदारी, कब्जा, चोरी, टप्पेबाजी, पशु क्रूरता जैसे कई मामलों को आधार बनाकर लगातार जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को निशाना बनाया है और बड़ी एक कार्रवाई सामने लाई गई है। वहीं कार पर बॉस लिखकर और दबंगई, धमकी और अवैध कब्जा जैसे मामलों में पुलिस की बड़ी कार्रवाई से जिले में हड़कंप मचा हुआ है अपराधियों में। बिल्कुल उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पूर्व एसपी एमएलसी कमलेश पाठक समेत 29 पर एक साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। रंगदारी, कब्जा और टप्पेबाजी के कई मामले इन पर दर्ज थे। लगातार आरोपियों पर पुलिस की नजर थी और अब पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और अब बात करेंगे कानपुर में उद्योग बंदी की नौबत। कानपुर में मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब कानपुर के दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिल रहा है। फैक्ट्री में कमर्शियल गैस सिलेंडर न मिलने के कारण मशीनें बंद हो गई हैं और काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। ग्राउंड रिपोर्ट में फैक्ट्री मालिकों ने बताया कि लोहा कटिंग के लिए गैस सिलेंडर का अभाव उन्हें मशीनें चलाने नहीं दे रहा है। यही वजह है कि ऑर्डर लेट हो रहे हैं और फैक्ट्री कर्मी काम छोड़कर अपने गांव चले गए हैं, जिससे उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा है। मालिकों का कहना है कि यदि यह स्थिति ऐसी ही बनी रही तो उन्हें फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, जिससे कई लोग सड़क पर आ जाएंगे। तो मिडिल ईस्ट युद्ध का जो असर है वो देश के तमाम उद्योगों पर पड़ रहा है। आम आदमी के साथ साथ उद्योग जगत पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। गैस की सब पूरा हमारे लोगों का काम है, गैस से होता है। ट्राई मची, गैस मिल ही नहीं रही। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से इसे कर रहे हैं, कटिंग कैसा हो रहा है, आधा काम रह गया है। अब वो जो गैस से कटिंग करने वाले वो दूसरी लेबर थी, अब ये दूसरी लेबर समस्या तो आ ही रही है हमें। सबसे बड़ी समस्या आ रही है कच्चे माल का ना मिल पाना, क्योंकि कच्चा माल गैस से ही कट करके बनता है, तभी आता है। कच्चा माल ना मिल पाने की वजह से सबसे ज्यादा तो मिल चलाने में दिक्कत है। दूसरी समस्या लेबरों का ना होना, क्योंकि लेबर जो रहते हैं वो गैस पर ही खाना बनाते थे, तो वो सब अब गांव भाग रहे हैं धीरे। मिडिल ईस्ट युद्ध का लगातार जारी है, जिसको चलते जो एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। मैं खड़ा हूँ कानपुर के दादानगर एक फैक्ट्री में। आप देख सकते हैं कि ये लोहा फैक्ट्री है। यहाँ पर गैस लोहा काटने का काम होता है, लेकिन सिलेंडर ना मिलने की वजह से यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो अपने गाँव चले गए हैं और वो जो धंधा है काफी मद्दा पड़ा हुआ है। अब और यहाँ पर गैस न मिलने की वजह से ग्राइंडर से यहाँ पर लोहा काटा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो मालिक, आइए जानते हैं क्या समस्या आ रही है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर क्या कारण है, किस तरीके से? कमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कमर्शियल सिलेंडर से हम लोगों का गैस कटिंग का काम होता है, बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग का काम है हमारा। उसमें कमर्शियल सिलेंडर ना मिलने से पूरा काम रुका पड़ा है। हम लोग गैस कटिंग की जगह पे ग्राइंडर की कटिंग कर रहे हैं, जिसकी भी एक लिमिट है कि 2-3 mm तक की प्लेट कट सकती है उससे, इससे ज्यादा नहीं हो पाती है। हमारे सारे ऑर्डर रुके पड़े हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है। किस तरीके की समस्या आ रही है? समस्या मेन सबसे बड़ी समस्या गैस की है। हमारे पास इन फैक्ट्री अगर गैस मिलेगा हमको तो हमारा काम अच्छा चलेगा, और बाकी हमारे ऑर्डर तो कैंसिल भी होने को कगार पे। गैस न मिल पा रही, किस तरीके से जो लोहा है आप किस तरीके से उसे काट रहे हैं? मेन चीज हमारा कटिंग का काम था। मेन जो हम प्लेट को नहीं काट पाएंगे, ग्राइंडिंग से हम कितना काटेंगे। ज्यादा हमारा कटिंग होता है ग्राइंडर से 1.5 mm 2 mm तक का।
जो मजदूर है पता चला कि मजदूर भी चले गए हैं। जो मजदूर हैं लोकल के वो तो उनको मजबूरी है उनका रहना, और जो मजदूर बाहर के हैं हमारे पास वो अपने गैस के कारण या कुछ और कारण बस रुक नहीं रहे हैं। ये हमारे साथ थे जो मालिक थे, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो समस्याएं आ रही हैं गैस न मिलने की वजह से हम लोग ग्राइंडर का यूज कर रहे हैं, और जिस वजह से जो काम है वो भी पूरा आधा हो चुका है। जो ऑर्डर लगे हम लोग उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे लेकर व्यापार जो है काफी मंदा चल रहा है। जो मजदूर है वो भी अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सीमा पर पशु तस्करी का काला खेल। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करें सीमा पर पशु तस्करी का काला खेल। भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर वनवर्षा क्षेत्र में जानवरों की अवैध तस्करी का धंधा चरम पर है। ताज्जुब की बात यह है कि एसएसबी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी के बावजूद तस्कर बेखौफ हैं। आखिर इन तस्करों को संरक्षण किसका प्राप्त है? टनकपुर से लेकर धनुष पुल और वहां से मेला घाट तक का इलाका तस्करी का सुरक्षित गलियारा बन चुका है। सीमा पर तैनात सुरक्षा चौकियां महज मूक दर्शक बनी नजर आ रही हैं। स्थानीय लोगों का सवाल है कि भारी सुरक्षा के बीच ये तस्कर जानवरों की खेप पार कैसे कर लेते हैं? क्या इन्हें कानून का डर नहीं, या फिर इन्हें किसी रसूखदार का हाथ इन पर है? इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को एसपी चंपावत रेखा यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम सीमा पर तैनात एसएसपी और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं। इस अवैध धंधे पर अंकुश लगाने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है, और ऐसी घटनाओं में संलिप्त पाए जाने वालों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, ये जो अवैध रास्तों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना कारित करने वाले समस्त जो ऐसे प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं, उनको लेकर के हमारे द्वारा एसएसबी, लोकल पुलिस व अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ वार्ता कर इसको किस प्रकार से प्रभावी रूप से हम इस पर अंकुश लगा सकते हैं, इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही लोकल पुलिस को भी हमारे द्वारा हिदायत दी जा रही है कि वो लोग ऐसे जो भी हमारे अवैध रास्ते हैं उन पर नियमित अपनी गश्त पेट्रोलिंग अपने रखेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना करता हो संज्ञान में आता है उस पर विधिक कार्रवाई समय से अमल में लाई जाए। जो इंडो नेपाल बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है, वहाँ पे कोई ऐसे फेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रथम लेयर ऑफ डिफेंस इसमें हमारी एसएसबी है। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, भारत नेपाल सीमा पर जो पशु तस्करी का काला खेल चल रहा है, और कहीं ना कहीं एसएसबी और पुलिस इसको रोकने में नाकाम साबित हो रही है, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, देखिए मनोज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर उत्तराखंड की अगर बात करें तो कुमाऊं की सीमा जो है काली नदी के किनारे भारत नेपाल सीमा से खुली हुई है, और कई अनैतिक रास्ते ऐसे हैं जहाँ से तस्करी कई प्रकार की होती है। बात करें हम पशु तस्करी की, तो पशु तस्करी लगातार चलती आ रही है और ये इसका बंद होने का नाम नहीं ले रहा। तो वहाँ कहीं बात करें नेपाल बॉर्डर पर जो एसएसबी तैनात है, सुरक्षा एजेंसी तैनात है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े होते हैं। तो यहाँ रेखा यादव जो जिले की जो नई एसएसपी अभी जो तैनात हुई है, उनको साफ तौर पे इनका कहना है कि इस पर रणनीति एक बनाकर काम किया जाएगा, और एक समन्वय समिति बनाकर जो स्थानीय लोगों की समन्वय समिति बनाई जाती है, इसके साथ बैठ के एक रणनीति बनाई जाएगी जिसके तहत पशु तस्करी को रोका जाएगा। मनोज। हाँ बिल्कुल सुरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भारत नेपाल सीमा पर पशु तस्करी का ये काला खेल जारी है। हालांकि एसएसपी ने कहा कि इस पर ध्यान दिया जाएगा, सुरक्षा एजेंसियों से समन्वय किया जाएगा, और कहीं ना कहीं इस तस्करी को रोका जाएगा। और अब हम बात करेंगे शादी कराओ वरना कूद जाऊंगा। बाराबंकी जनपद के नगर कोतवाली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक फिल्मी अंदाज में अपनी मांगों को लेकर बीएसएनएल के ऊंचे टावर पर चढ़ गया। प्रेमिका से शादी न होने से नाराज प्रेमी का ये हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों तक चलता रहा, जिससे पुलिस और दमकल विभाग की सांसें अटकी रही। हैरानी की बात यह रही कि युवक नितिन रावत ने टावर की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद खुद ही 112 पर फोन किया। उसने पुलिस को बताया कि वह अपनी जान देने के लिए टावर पर चढ़ गया है, क्योंकि उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से नहीं हो पा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में खलबली मच गई। प्रेम में पागल युवक की इस हरकत ने न केवल प्रशासन को घंटों परेशान करके रखा, बल्कि सरकारी कार्य में बाधा भी डाली। पुलिस अब युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई और काउंसलिंग की तैयारी कर रही है। तो प्रेमिका के लिए बीएसएनएल टावर पर चढ़ा प्रेमी खुद 112 पर फोन कर सुसाइड की सूचना दी, सुसाइड करने की धमकी दी, शादी कराओ वरना टावर से कूद जाऊंगा। हालांकि पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, उसको नीचे उतरवाकर अब पुलिस उसकी काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं।
तो प्रेमिका के लिए बीएसएनएल टावर पर चढ़ा मजनू और टावर पर चढ़कर खुद पीआरबी 112 को फोन कर सूचना दी कि वो सुसाइड कर लेगा अगर उसकी शादी नहीं कराई गई। राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बाराबंकी में अजीबोगरीब ये मामला सामने आया। एक प्रेमी जो है वो बीएसएनएल के टावर पर चढ़ गया, खुद पुलिस को सूचना दी कि मेरी शादी कराओ, जहां पर वो करना चाहता है, नहीं तो वो टावर से कूद जाएगा। क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए मनोज, आज दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास 112 नंबर पे इस लड़के ने टावर पे चढ़ने के बाद कुछ सूचना दिया, जहां पर सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, काफी मजमा लगा रहा, दमकल की गाड़ियां भी पहुंची और राहत कार्य के लिए जियारत भी बुला ली गई। इस लड़के का नाम नितिन रावत बताया जा रहा है, जो कि देवा थाना क्षेत्र का निवासी है। इसकी ये मांग थी कि जिससे प्रेम करता है उस लड़की से इसकी शादी कराया जाए। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, लोग बाहर मलवल करते रहे, टेलीफोन पर इसके बातचीत चलती रही, फिर भी ये नीचे उतरने को राजी नहीं हो रहा था। करीब 2.5 घंटे तक इस तरह की स्थिति बनी रही। उसके बाद यह सीआरपी टीम ने अपने नेट वगैरह लगा करके सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत करी, जिसके बाद ये लड़का धीरे धीरे नीचे उतरने का प्रयास करता रहा। इसने अपनी एक वीडियो खुद भी बना करके अपने भाई को भेजी थी और छत पर बैठ करके आराम से काफी देर तक ये मोबाइल में बातचीत करता रहा, देखता रहा, वीडियो देखता रहा। तो ये 2.5 घंटे तक चला, करीब ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। उसके बाद जब ये नीचे उतर आया तो पुलिस ने इसको तत्काल मेडिकल चेकअप के लिए ले गई और वहाँ मौके से लोगों की भारी हुई थी, जिससे ट्रैफिक भी काफी देर बाधित रहा, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मनोज। हाँ बिल्कुल राहुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो खुद 112 पर फोन कर युवक ने पुलिस को सूचना दी कि शादी उसकी करवाओ, नहीं तो वो टावर से कूद जाएगा। बीएसएनएल के टावर पर ये मजनू चढ़ा, प्रेमिका के लिए मजनू बीएसएनएल के टावर पर चढ़ा। और अब बात करेंगे अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तहसीलदार कोर्ट के आदेश के बाद संभल तहसील क्षेत्र के मुबारकपुर चंद गांव में अवैध मस्जिद, मदरसा और दुकानों पर बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन के अनुसार करीब 30 साल से 3.5 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कर लिया गया था। बताया जा रहा है कि मामले की जांच के बाद तहसीलदार कोर्ट ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने भी तहसील प्रशासन से बुलडोजर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिसके बाद प्रशासन की मौजूदगी में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में बुलडोजर के जरिए मस्जिद, मदरसा और आसपास की बनी दुकानों को हटाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से कराई जा रही है और मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है। प्रशासन के मुताबिक जल्द ही पूरे क्षेत्र को कब्जा मुक्त कर सरकारी जमीन को सुरक्षित किया जाएगा। साथ ही जिले में सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। विधानसभा की भूमि पर मस्जिद, मदरसा और प्राइमरी स्कूल बना हुआ है। जैसे ही ग्रामवासियों के संज्ञान में आया कि इस पर ये ग्राम सभा की लैंड है, इन लोगों ने अपना स्ट्रक्चर खुद ही हटा रहे हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और स्ट्रक्चर हटाने के लिए इन लोगों ने आज हमसे जेसीबी की मांग की, जो इन्हें कल उपलब्ध करा दी जाएगी। जेसीबी से के माध्यम से 1 या 2 दिन में स्ट्रक्चर पूरा साफ हो जाएगा। सर, जानकारी मिल रही है कुछ अवैध मकान भी बने हुए इस जगह पर? अवैध मकान का हमारे संज्ञान में नहीं आया है। जो भी बना है रिलीजियस स्ट्रक्चर ही बना हुआ। तो फिलहाल स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।